नमस्कार और हमारी आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम चीन के डीप सीक एआई मॉडल पर बात कर रहे हैं जिसने एआई के दुनिया में काफ़ी हलचल मचा दी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम समझेंगे कि ये डीप सीक आखिर है क्या, एक ओपन सोर्स मॉडल के तौर पर ये इतना अहम क्यों है, और हाँ, ओपन एआई, इन्वीडिया और अमेरिका चीन टेक रेस, इन सब के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डीपसीक V3 और डीपसीक R1 मॉडल जिनके बारे में इतनी बात हो रही है, ये असल में है क्या? हाँ, तो देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है डीपसीक V3 का आर्किटेक्चर। इसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या MOE कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा दिमाग होता है ना, किसी खास काम के लिए अपने खास हिस्सों का इस्तेमाल करता है, ये मॉडल भी कुछ वैसा ही है। अच्छा। हाँ, इससे होता यह है कि मॉडल ट्रेनिंग में और चलाने में भी काफी तेज और कुशल बन जाता है। मतलब पारंपरिक मॉडलों के मुकाबले बहुत कम कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ तेज नहीं है बल्कि एआई डेवलपमेंट को सस्ता और शायद ज्यादा लोगों की पहुंच में भी ला सकता है। ये तो काफी बड़ी बात लगती है। और R1 मॉडल, उसका क्या? बिल्कुल। और V3 के साथ साथ उनका वो R1 मॉडल भी है जो रीजनिंग यानी तर्क क्षमता पर फोकस करता है। ये कुछ ओपन एआई के उस मॉडल जैसा है, वो 1 जिसके बारे में बातें चल रही हैं। मतलब ये जवाब देने से पहले अपनी सोचने की प्रक्रिया वो दिखा सकता है। सोचने की प्रक्रिया दिखाने वाला एआई? हाँ, ये मॉडल को जटिल समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप हल करने में मदद करता है, सिर्फ जवाब रटने के बजाय। ये तो सच में अगला लेवल लगता है। और आपने कहा कि डीप सीक ने इसे ओपन सोर्स रखा है, इसमें क्या खास है? जी हाँ, उन्होंने अपने मॉडल और ट्रेनिंग की कई तकनीकी डिटेल्स पब्लिक की हैं। ये कदम ओपन एआई जैसी जो कंपनियां हैं, जो ज्यादातर बंद दरवाजों के पीछे काम करती हैं, उन पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दबाव डालता है। हालांकि यहाँ एक बहस भी छिड़ी है। क्या डीप सीक ने अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए ओपन एआई के मॉडल से निकले डेटा का इस्तेमाल किया? इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन मतलब दूसरे मॉडल के आउटपुट से सीखना। हाँ, सही पकड़ा। और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ओपन एआई की जो सेवा शर्तें हैं वो साफ तौर पर उनके आउटपुट का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धी मॉडल बनाने के लिए करने से मना करती हैं। तो इसके तकनीकी और कानूनी दोनों पहलू अभी चर्चा में हैं। समझ गई। ये पारदर्शिता और कंपटीशन के बीच की एक महीन रेखा है। लेकिन ये सारी जो एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी है, ये शक्तिशाली चिप्स के बिना तो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ हार्डवेयर और जियोपॉलिटिक्स की क्या भूमिका है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एनवीडिया के जीपीयूज जैसे जो एडवांस चिप्स हैं, वो एआई डेवलपमेंट की रीढ़ हैं, और यहीं पर जियोपॉलिटिक्स आ जाती है। अमेरिका ने चीन को ये सबसे पावरफुल चिप्स हैं, इनके एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल लगा दिए हैं। अच्छा। हाँ, खासकर चीन की मिलिट्री एप्लीकेशंस में जो बढ़त है उसे धीमा करने के इरादे से। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? तो इसके जवाब में एनवीडिया ने चीन के बाजार के लिए थोड़े कम पावरफुल चिप्स बनाए, जैसे H20। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह हुई कि इन प्रतिबंधों ने चीन को अपनी खुद की एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और तेजी से मोटिवेट किया है। और इसमें ताइवान की कंपनी TSMC का रोल भी बहुत बड़ा है, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाती है और खुद भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच फंसी हुई है। तो ये तो वाकई एक तरह की एआई हथियारों की दौड़ जैसी लग रही है, जिसमें हार्डवेयर एक बहुत अहम मोर्चा बन गया है। इस दौड़ में ये बड़ी कंपनियां कैसे मुकाबला कर रही हैं? हाँ, कुछ हद तक वैसा कह सकते हैं। मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है जो ओपन एआई के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट्स टारगेट पर काम कर रही है, गूगल है, ये सभी कंपनियां मेगा क्लस्टर्स बनाने में अरबों डॉलर लगा रही हैं। ये विशाल डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें हजारों चिप्स एक साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक नई और बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। वो क्या है? इन बड़े बड़े डेटा सेंटरों के लिए जरूरत भर की बिजली जुटाना, ये अब एक असली फिजिकल लिमिट बनती जा रही है। और ये एआई को सिर्फ ज्यादा डेटा और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर से बढ़ाने का जो मौजूदा तरीका है ना, उस पर सवाल खड़े करती है। बाप रे, मतलब बिजली की कमी एआई की तरक्की की रफ्तार धीमी कर सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर भविष्य की तरफ देखें तो एआई कैसे विकसित हो सकता है, खासकर इन नए रीजनिंग मॉडलों के साथ? हाँ, ये रीजनिंग मॉडल वाकई एक बड़ा कदम है। ये एआई को सिर्फ जानकारी दोहराने के बजाय समझने और तर्क करने की क्षमता देने का वादा करते हैं। इसके साथ ही हम एक और ट्रेंड देख रहे हैं, एआई को मैथ्स या कोड लिखने जैसे कामों पर ट्रेन करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी आरएल का बढ़ता इस्तेमाल।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे प्लीज। जरूर। आरएल का मतलब है कि एआई सही जवाब मिलने पर रिवॉर्ड पाकर खुद सीखता है, बजाय इसके कि उसे सिर्फ इंसानों द्वारा लेबल किए गए डेटा पर ट्रेन किया जाए। इससे शायद भविष्य में मानवीय पसंद के आधार पर जो ट्रेनिंग होती है, जिसे आरएलएचएफ कहते हैं, उस पर निर्भरता कम हो सकती है। अच्छा। और जहां तक लागत की बात है, तो हाँ, आज ये रीजनिंग मॉडल महंगे जरूर हैं, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि कंप्यूटिंग कॉस्ट बहुत तेजी से नीचे आती है। तो उम्मीद है कि ये टेक्निक्स भी समय के साथ ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि डीप सीक जैसे मॉडल नई आर्किटेक्चर जैसे एमओई और ओपन सोर्स प्रयासों से एआई को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे चिप एक्सपोर्ट पर रोक और बिजली जैसी जो फिजिकल लिमिट्स हैं, वो भी इसके डेवलपमेंट को बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है कि भविष्य में एआई का विकास कैसे होगा। क्या ये खुले सहयोग से चलेगा, जैसा ओपन सोर्स मॉडल दिखा रहे हैं, या फिर ये चिप वॉर जैसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से तय होगा? इन दोनों ताकतों के बीच का जो संतुलन है, वही न केवल एआई की तरक्की की दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि दुनिया भर में इसकी पहुंच कितनी समान होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें वाकई गहराई से सोचना होगा।